Hello everyone, I welcome you all. Now in today's revision lecture, we shall be addressing the chapter Tax Deduction at Source. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम एंगल से. इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस और छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक दो मार्क्स के, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 5-6 नंबर का हम कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं from this chapter, tax collection and recovery, TDS rather. Now we know there are various modes of collection of tax. One of the mode is tax deduction at source, another is tax collection at source, then we have advance tax, we have tax on non-monetary perquisites and we have self-assessment tax. Tax law लिखा ही गया होता है with the objective कि हम टैक्स कलेक्ट कर सकें, सरकार को पैसा मिल सके, और उसी लाइंस में सरकार ने टैक्स कलेक्शन से संबंधित कई तरीके मैकेनिज्म्स बताए हैं. उसमें से वन ऑफ द पॉपुलर मैकेनिज्म इज टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का चैप्टर सेक्शन 190 से चालू होकर सेक्शन 206 AA तक चलता है. नाउ बेसिक थीम ऑफ द chapter tax deduction at sources, say if a person Mr. A makes a payment to Mr. B. In such a case what will happen is A is called as the payer, B is called as the payee. Payer जब payee को पेमेंट कर रहा है, payee के लिए वो इनकम है और इनकम टैक्स लगेगा payee पे जो इनकम कमा रहा है. पर TDS की चैप्टर की फिलॉसफी है कि पेयर जब payee को पेमेंट करेगा तो पेयर की जिम्मेदारी है कि वो खर्चा करते समय, पेयर के लिए एक खर्चा है ये, पेयर खर्चा करते समय, पेमेंट करते समय पेई का एक रैंडम अमाउंट टीडीएस के रूप में डिडक्ट कर ले. वो रैंडम अमाउंट इनफैक्ट लॉ में दिए गए परसेंटेज के हिसाब से किया जाएगा. सो पेयर हु इज द ऑल्सो कॉल्ड एज द डिडक्टर इन दिस चैप्टर ऑफ टीडीएस, पेयर की जिम्मेदारी है कि वो जब पेई को पेमेंट करे तो वो पेई का टीडीएस डिडक्ट कर ले. पेयर ये टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर देगा. पेयर को हम लोग कहते हैं डिडक्टर. से पेयर ने 1 लाख रुपए का पेमेंट करना था और टीडीएस का रेट इस पेमेंट पे है 10%. तो पेयर 1 लाख के पेमेंट पे 10% से टीडीएस काट लेगा और 90,000 पेई को दे देगा. पेई को 90,000 मिलेंगे और 10,000 पेयर गवर्नमेंट को जमा कर देगा. ये सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन का जरिया है, क्योंकि पेई जो अपनी इनकम ऑफर करेगा उसे 1 लाख रुपए मिलने थे, उसकी जगह 90,000 मिले. फिर भी पेई अपनी पूरी 1 लाख रुपए की इनकम ऑफर करेगा, उसमें से जो भी खर्चे हैं वो माइनस करेगा, माइनस करके प्रॉफिट निकालेगा, प्रॉफिट पे टैक्स निकालेगा. से उसका टैक्स आ गया 12,000 रुपए. ये 12,000 के टैक्स में से 10,000 रुपए सरकार को ऑलरेडी मिल चुका है, तो बैलेंस अमाउंट 2,000 वो खुद अपनी तरफ से भर देगा. हो सकता है कि उसका टैक्स केवल 6,000 रुपए बने, तो 6,000 का उसका टैक्स बना, 10,000 का उसका टैक्स डिडक्ट हो चुका था एंड देयरफॉर 4,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को मिल चुका है. ये एक्स्ट्रा टैक्स जो सरकार को मिल चुका है वो पेई अपने टैक्स में से रिफंड क्लेम कर लेगा. पेई का टैक्स जब 6,000 ही बनता है, सरकार को 10,000 मिल चुका है, तो जो 4,000 एक्स्ट्रा मिल गया गवर्नमेंट विल हैव टू रिफंड इट. टीडीएस इज जस्ट अ वे टू कलेक्ट द टैक्स. टीडीएस अपने आप में टैक्स नहीं है. सरकार को अगर ज़्यादा पैसा मिल जाता है टीडीएस के जरिए तो सरकार उसको रिफंड कर देती है, कम पैसा मिलता है तो सरकार उसको और दे देती है. टीडीएस इज जस्ट अ वे ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स. यहाँ पर सारी जिम्मेदारी पेयर पर है, डिडक्टर पर है. पेयर जब पेई को पेमेंट करता है, पेयर के लिए भले ही एक खर्चा है, पर पेयर की जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे और डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे. पेयर के ऊपर इनफैक्ट 5 ऑब्लिगेशंस दी गई हैं in the chapter of TDS. One of the obligation is he has to obtain a number which is called as TAN, Tax Deduction and Collection Account Number. After obtaining the Tax Deduction and Collection Account Number, he has to deduct the TDS at a proper rate as may be prescribed, जो अलग अलग sections में है, on a proper अमाउंट ऑफ पेमेंट कितने पे टीडीएस कटेगा उसको लेकर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, वो भी बताऊंगा मैं. एंड एट अ प्रॉपर टाइम, तो जो टाइम है वो भी सेक्शंस में दिए गए हैं टीडीएस के. किसी सेक्शन में कहा है कि यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट, किसी सेक्शन में कहा है यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस एट द टाइम ऑफ
पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier. He has to deduct the TDS as a RAT, सही रेट पे, सही अमाउंट पे, सही टाइम पे. जो भी TDS उसने डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को जमा करेगा. गवर्नमेंट को जमा करेगा सही अमाउंट, बेसिकली जितना TDS काटा उतना वो गवर्नमेंट को जमा करेगा. अगर कम अमाउंट जमा करता है तो वो गलत कर रहा है, उसे असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा. जो भी अमाउंट उसको जमा करना है वो प्रॉपर टाइम पे जमा करना है. द टाइम इज एज प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंतर्गत उसे ये अमाउंट जमा करना है. थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बात करूंगा. ही हैज टू डिपॉजिट द अमाउंट अप टू अ प्रॉपर टाइम एंड ही हैज टू डिपॉजिट द अमाउंट इन अ प्रॉपर मैनर. डिपॉजिट करने का भी एक प्रॉपर मैनर है. ऑनलाइन मैकेनिज्म के जरिए आजकल TDS जमा होता है, तो TDS कैसे जमा करना है उसका भी एक प्रॉपर मैनर है और बेसिकली ऑनलाइन जमा करने की बात है. फिर जो उसने TDS डिडक्ट किया, गवर्नमेंट को वो एक हिसाब देगा क्वार्टरली बेसिस पे कि उसने किस किस व्यक्ति का कितना TDS डिडक्ट किया है और उसको कब जमा किया है. सो ही हैज टू सबमिट अ क्वार्टरली स्टेटमेंट टू द गवर्नमेंट इन अ प्रॉपर फॉर्म, इन अ प्रॉपर मैनर एंड एट अ प्रॉपर टाइम. इस क्वार्टरली स्टेटमेंट का एक फॉर्म है, वो फॉर्म भर के सबमिट करना है. उसको भी भरने का मैकेनिज्म है कि ऑनलाइन सबमिट करना है या नहीं, तो वो जो भी मैकेनिज्म है उसमें उसको सबमिट करना है. एंड ही हैज टू गिव दिस क्वार्टरली स्टेटमेंट अप टू अ प्रॉपर टाइम. उसके अलावा TDS सर्टिफिकेट उसे इशू करना पड़ेगा. जिस पार्टी का TDS काटा है उस पार्टी को एक TDS सर्टिफिकेट दिया जाएगा. दिस TDS सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन इन अ प्रॉपर फॉर्म. TDS सर्टिफिकेट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उस फॉर्म में TDS सर्टिफिकेट दिया जाएगा. उसके अलावा प्रॉपर मैनर में अगेन ऑनलाइन या फिजिकली उसको दिया जाएगा एंड विद इन अ प्रॉपर टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. तो ये बेसिकली डिडक्टर की जिम्मेदारियां हैं. 5 फिंगर्स में जिम्मेदारियां हम कह सकते हैं. ही हैज टू ऑब्टेन अ टैन, he has to deduct the TDS, deposit the TDS, issue quarterly TDS certificates and submit quarterly TDS statements. अब डिडक्टर को ये सब जिम्मेदारी है. अगर डिडक्टर ये सब नहीं करता है तो क्या होगा? अगर डिडक्टर ये सारा कंप्लायंस नहीं करता है, मतलब TDS नहीं काटता है या TDS काट के जमा नहीं करता है या क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता है या TDS सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है, तो क्या होगा? तो डिडक्टर के लिए ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं. अगर डिडक्टर ये सारे कंप्लायंसेस नहीं करता है तो डिडक्टर को ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की बात आती है. अगर डिडक्टर TDS नहीं काटता है तो ऐसी परिस्थिति में ही इज ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, मतलब उससे पैसा रिकवर किया जाएगा. सेकेंडली उसे ब्याज लगेगा, 1% पर मंथ की रेट पर ब्याज लगेगा. जितने समय उसने डिले किया है, उसे TDS काटना था, नहीं काटा तो ब्याज लगना चालू हो जाएगा. बाद में अगर काट लेता है तो तब से ब्याज लगना बंद हो जाएगा. फिर उसे पेनल्टी लगेगी. उसने TDS नहीं काटा तो जितना TDS का अमाउंट है उतने अमाउंट तक की पेनल्टी लग सकती है. और जो खर्चा है, जो खर्चा जिसपे उसको TDS काटना था, वो खर्चा उसका डिसअलाउ हो जाएगा. अगर ये रेसिडेंट को पेमेंट है तो खर्चे का 30% डिसअलाउ होगा. अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट है तो खर्चे का 100% डिसअलाउ होगा. इनफैक्ट ये डिस्कशन बिजनेस हेड से रिलेटेड डिस्कशन है, तो वहां के लिए हम उसको छोड़ देते हैं. अगर कोई व्यक्ति TDS डिडक्ट तो कर लेता है पर उसको डिपॉजिट नहीं करता है, अगर कोई TDS डिडक्ट कर लेता है और डिपॉजिट नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ही विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट. फिर उसके अलावा ही वुड बी लायबल फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ. ठीक है, उसको 1.5% पर मंथ की रेट पे ब्याज लगेगा. अब आप देख सकते हैं TDS नहीं काटा तो 1% की रेट पे ब्याज है, TDS काट लिया पर जमा नहीं किया तो 1.5% की रेट पे ब्याज है. पेनल्टी लग सकती है टू द अमाउंट ऑफ द TDS. 7 साल की जेल भी है. TDS काट के जमा नहीं किया, आपने सरकार का पैसा रख के बैठे हो तो 7 साल तक की जेल भी हो सकती है. और जो खर्चा है वो डिसअलाउ होने की बात आती है. अगेन इफ इट इज अ पेमेंट टू रेसिडेंट तो 30% खर्चा डिसअलाउ होने की बात आती है. इफ इट इज अ पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट तो 100% खर्चा डिसअलाउ होने की बात आती है. फिर क्वार्टरली TDS सर्टिफिकेट, क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को फाइल करने हैं. अगर आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट नहीं फाइल किया तो ऐसी परिस्थिति में यू मे बी लायबल फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H. 271H के अंतर्गत पेनल्टी 10,000 से 1 लाख रुपए की रेंज में लग सकती है. और उसके अलावा लेट फाइलिंग फीस 200 रुपए पर डे की भी लगेगी. जितने दिन में आपने डिले किया क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए, उतने दिन की आपको 200 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फाइलिंग फीस लगने की बात आती है.
और मिसलेनियस नॉन कंप्लायंसेस जैसे कि टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं इशू किया या आपने टैन नहीं लिया, उस सब में पेनल्टी लगने की बात आती है। जो भी प्रिस्क्राइब पेनल्टी है वो लगने की बात आती है। ज़्यादा डिटेलिंग इन सब का इंटर लेवल पर नहीं था, तो एक बेसिक मैंने आपको बैकग्राउंड इसका दिया। टीडीएस का बेसिक थीम मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का माइंडसेट ये है कि देयर इज अ पर्सन हु इज द पेयर, जो खर्चा कर रहा है वो खर्चा करते समय सामने वाले का पेई का टैक्स डिडक्ट कर ले एट सोर्स। इनकम पेई की है, टैक्स पेई का है, पर पेयर टैक्स डिडक्ट कर लेगा, ही विल डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स। दैट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द चैप्टर टीडीएस। टीडीएस क्यों आया उसको लेकर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। व्हाई वाज देयर अ नीड ऑफ टीडीएस? तो बेसिक फिलॉसफी ये है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। ये इनकम टैक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। हम सबको पता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, मतलब सरकार को एक साल बाद टैक्स मिलता है। इस साल जो मैंने इनकम कमाई उस पर सरकार को एक साल बाद टैक्स मिलने की बात आती है। सरकार को ऐसा लगा कि एक साल रुकना शायद ज़्यादा हो जाएगा, अनुचित रहेगा, तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही कलेक्ट कर ले। और प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म है टीडीएस। दिस इज दी वन ऑफ द फिलॉसफी, ताकि सरकार को पैसा जल्दी मिल जाता है, प्रीवियस ईयर में ही मिल जाता है। दूसरी बात आती है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स से। पेई इनकम कमा रहा है और पेई पर ही जिम्मेदारी है कि वो टैक्स दे। तो पेई अगर अपनी टैक्स की चोरी कर ले तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको वापस से टैक्स करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने एट सोर्स टैक्स कलेक्शन का फिलॉसफी ऐड की। उनकी फिलॉसफी ये है कि जो पेयर है वो पेमेंट करते समय टीडीएस काट ले, ताकि सरकार को एट सोर्स पैसा मिल जाए और पेई को ये उम्मीद ना रहे, पेई ये ऐसा प्लानिंग ना कर पाए कि वो टैक्स की कोई चोरी कर ले। सो दैट वाज अनदर आइडिया कि डायरेक्ट टैक्स तो है इनकम टैक्स, पर एट सोर्स अगर सरकार को पैसा मिल जाएगा तो सरकार को ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमको सारा टैक्स मिल गया। पेयर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, पेई को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कि वो अपना टैक्स की चोरी कर सके। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि आज के समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टीडीएस का सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। एंड बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन जब पेयर टीडीएस डिडक्ट करता है, पेयर सरकार को जानकारी दे देता है कि मैंने इस पैन नंबर वाले व्यक्ति का टीडीएस काटा है, तो सरकार को पता है कि उसका टीडीएस कटा है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका पैन ये है उसका टीडीएस कटा है। वह पेई ने क्या ये इनकम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई है या नहीं, ये उसके इनकम टैक्स रिटर्न से मैच किया जा सकता है। और इतना एफिशिएंटली ये सब किया जा रहा है कि कंप्यूटर की मदद से ही ये सब चीज़ें मैच कर ली जाती है। मैंने आपका टीडीएस काटा, मैंने सरकार को बता दिया कि देखिए मैंने इनका टीडीएस काटा, एक तरीके से मैं विसल ब्लोअर हो गया कि मैंने सरकार को बता दिया कि साहब मैंने इनका टीडीएस काटा। अब सरकार मैच कर सकती है आपके इनकम टैक्स रिटर्न से कि क्या ये इनकम आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताई है कि नहीं। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ टीडीएस, डेटा कलेक्शन एंड चेकिंग टैक्स इवेजन। तो ये सब चीज़ों के लिए टीडीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म प्रूव हुआ है समय के साथ। टीडीएस की बेसिक फिलॉसफी मैंने बताई, पेयर मेक्स अ पेमेंट टू पेई एंड पेयर की जिम्मेदारी है कि पेयर पेई का टीडीएस डिडक्ट भी करे और डिडक्ट करके सरकार को डिपॉजिट भी करे। अब मैं आगे की एक इंपॉर्टेंट बात और बतला देता हूं। से पेयर ने पेई को पेमेंट किया, पेयर मेक्स अ पेमेंट टू द पेई, पेयर ने टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया और डिपॉजिट भी कर लिया। वेल एंड गुड, पेयर ने क्योंकि टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया और डिपॉजिट भी कर लिया, तो पेयर ने अपना सारा कंप्लायंस कर दिया है और पेई जिसका टीडीएस कटा है उसे इस टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, वो टैक्स उतना कम कर लेगा अपनी टैक्स लायबिलिटी में से। जैसे मैंने बताया कि पेई का टैक्स 12,000 बनता है, तो उसमें से 10,000 टीडीएस कट गया है, तो 10,000 वो माइनस कर लेगा और डिफरेंस 2,000 वो सरकार को जमा कर देगा। पेयर ने पेई को पेमेंट किया, पेयर ने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया पर डिपॉजिट नहीं किया। अगर पेयर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और डिपॉजिट नहीं किया तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये सबसे बड़ा पाप है, महापाप है, और इसमें पेयर को 5 ऑब्लिगेशंस फेस करनी पड़ सकती है जो अभी मैंने पढ़ा। पेयर विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, पेयर विल बी लायबल फॉर इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ,
पेयर मे बी लाइबल फॉर पेनल्टी, 7 साल की जेल भी हो सकती है और पेयर का खर्चा डिसअलाउ हो सकता है। तो जो पेयर हैं, डिडक्टर हैं, उनको टीडीएस अगर वो काटते हैं तो जमा करना बहुत जरूरी है, और अगर वो जमा नहीं करते हैं तो ये 5 चीजें उनके साथ हो सकती है, बुरी चीजें हो सकती है जो हमने देखी थी। ही इज असेसी इन डिफॉल्ट, ही इज लाइबल फॉर इंटरेस्ट, ही मे बी लाइबल फॉर पेनल्टी, ही मे बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन, और उनका खर्चा भी डिसअलाउ होने की बात आती है। फिर तीसरी और आखिरी बात आती है कि पेयर ने अगर टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया, तीसरी और आखिरी बात आती है कि पेयर ने टीडीएस काटा ही नहीं। अगर पेयर ने टीडीएस काटा ही नहीं तो ऐसी परिस्थिति में पेयर विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, दैट इज पेयर से पैसा वसूला जाएगा और उनको 4 कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की बात आती है। ही इज असेसी इन डिफॉल्ट, ही विल बी लाइबल फॉर इंटरेस्ट 1% पर मंथ, ही मे बी लाइबल फॉर पेनल्टी, और उनका जो खर्चा है जिसपे उन्होंने टीडीएस का डिफॉल्ट किया है वो खर्चा डिसअलाउ होने की बात आती है। तो अगर पेयर टीडीएस नहीं काटते हैं तो पेयर को बहुत बुरा हो सकता है, असेसी इन डिफॉल्ट, इंटरेस्ट, पेनल्टी और खर्चा डिसअलाउंस। यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट भी कम है, 1% पर मंथ है, और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, जेल का कोई कंसेप्ट नहीं है। पेई जिसका टीडीएस नहीं कटा, अब उसका टीडीएस तो कटा ही नहीं है, क्या उसे इस टैक्स की क्रेडिट मिलेगी? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। पेई का जब टैक्स कटा ही नहीं है तो पेई को क्रेडिट नहीं मिलेगी, और क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी उसको अपना टैक्स खुद से भरना पड़ेगा। उसका टैक्स अगर 12,000 बनता है तो उसको पूरे 12,000 भरने पड़ेंगे। लॉजिकल बात है, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए मिलने थे, टीडीएस कट के 90,000 मिलते हैं, पर पूरे 1 लाख ही मिल गए उसको। तो जब उसको 1 लाख रुपए पूरे मिल गए तो उसका टैक्स वो खुद भर दे, उसमें से 12,000 टैक्स बनता है तो 12,000 भर दे, टीडीएस थोड़ी कटा है उसका। तो पेई को तो अपना पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अब सरकार का यहाँ डबल फायदा ना हो जाए, पेई से अपन ने टैक्स वसूल लिया, सरकार ने पेई से टैक्स वसूल लिया ये कहते हुए कि तुम तो अपना टैक्स भरो, और पेयर को भी जिम्मेदारी दे दी कि आपने टीडीएस नहीं काटा, आप असेसी इन डिफॉल्ट, आप भी टैक्स भरो। तो क्या सरकार को 2 बार टैक्स मिल जाएगा? तो इसका जवाब लॉ में ही दिया है, एंड द आंसर इज नो। पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट तभी माना जाएगा जब 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। कंडीशन नंबर 1, पेयर हैज नॉट डिडक्टेड द टैक्स एंड the payee has not deposited it directly। तो पेयर ने टीडीएस नहीं काटा और पेई ने उसको जमा नहीं किया। अगर दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी जाकर पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। मैंने आपको पेमेंट किया, ना तो मैंने टीडीएस काटा और ना आपने उसको डायरेक्टली जमा किया, ऐसी परिस्थिति में मुझे असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, और मुझे अगर असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा तभी मुझसे टैक्स वसूला जाएगा, तभी मेरा खर्चा डिसअलाउ होने की बात आती है। थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो गए ना। एक सिनेरियो हो गया कि मैंने आपको पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, मैंने तो टीडीएस नहीं काटा। अब 2 सिनेरियो। सिनेरियो 1, आपने अपना टैक्स भर दिया। अगर आपने अपना टैक्स भर दिया तो मेरी छुट्टी हो गई, मैं अब फ्री हो गया, मुझे असेसी इन डिफॉल्ट वगैरह नहीं माना जाएगा। असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, ब्याज नहीं लगेगा, खर्चा डिसअलाउ होने की बात नहीं आती है। पर अगर आपने भी अपना टैक्स नहीं भरा तो सरकार को नहीं मिला, दैट इज सेकंड सिनेरियो। अगर आपने भी अपना टैक्स नहीं भरा, सरकार को पैसा नहीं मिला, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, मुझे ब्याज भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी और खर्चा डिसअलाउ होने की बात आती है। तो अब अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो फिर 2 सिनेरियोज बनते हैं, आपने अपना टैक्स भर दिया या नहीं भरा। अगर आपने अपना टैक्स भर दिया तो बात खत्म, आई एम फ्री, मुझे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। पर अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा तो फिर मुझसे टैक्स वसूलने की बात आती है, और बाकी सारे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी सारे एनस्यू होते हैं, वो भी सारे अप्लाई होते हैं। तो ये कुल मिला के बात होती है। अब ये कैसे साबित होगा कि आपने अपना टैक्स भर दिया या नहीं भरा? हाउ टू जस्टिफाई इट, हाउ टू प्रूव इट कि डिडक्टी ने अपना टैक्स प्रॉपरली भर दिया या नहीं? तो उसका भी जवाब लॉ में दिया है, और उसके लिए उन्होंने कुछ 4 कंडीशंस दी हैं। अगर ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी माना जाएगा कि डिडक्टी ने अपना टैक्स प्रॉपरली भर दिया है। कंडीशन नंबर 1, डिडक्टी हैज फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। कंडीशन नंबर 2, डिडक्टी हैज टेकन इनटू अकाउंट दिस अमाउंट। ये जो अमाउंट है उसको मिल गया, उसने अपनी बुक्स में पूरा रिकॉर्ड कर लिया, 1 नंबर में ले लिया।
दूसरा उसने रिटर्न भर दिया, जो भी टैक्स बनता था वो भर दिया, और चौथा इसका एक सर्टिफिकेट सीए से लिया जा चुका है। तो मैंने आपको पेमेंट किया, मैंने तो टीडीएस नहीं काटा। अब ये साबित करने के लिए कि आपको एसएससी आपने टैक्स भरा है कि नहीं, मैंने आपको पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, ये साबित करने के लिए कि आपने अपना टैक्स भर दिया, 4 कंडीशंस मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दैट इज आपने, डिडक्टी ने उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, डिडक्टी ने टैक्स भर दिया, डिडक्टी ने रिटर्न भर दिया, एंड सीए हैज सर्टिफाइड दैट दिस ऑल हैज हैपेंड। तो ये सब अगर हो जाता है तो डिडक्टर मुझे एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। So that is the mindset of this provision which is there. अब कुल मिला के सिनेरियो अपने सामने है कि डिडक्टर ने टीडीएस काट के जमा कर दिया, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिडक्टी को उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा, सब कुछ हो गया। डिडक्टर ने टीडीएस काट लिया पर जमा नहीं किया, डिडक्टर will in fact be treated as assessee in default. He will be liable for interest 1.5% per month. He will be liable for penalty, may be liable for penalty, जेल भी हो सकती है, और खर्चा डिसअलाउ होने की बात आती है। डिडक्टी को उसका क्रेडिट इसलिए मिल जाएगा क्योंकि उसका टैक्स तो डिडक्ट हो चुका है। उसके अलावा डिडक्टर ने टीडीएस काटा ही नहीं। अगर डिडक्टर ने टीडीएस काटा ही नहीं तो ऐसी परिस्थिति में डिडक्टर विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, ही विल बी लायबल फॉर इंटरेस्ट 1% पर मंथ, पेनल्टी भी लगने की बात आती है और खर्चा डिसअलावेंस होने की बात आती है। पर अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि मैंने तो टीडीएस नहीं काटा डिडक्टर ने, पर डिडक्टी ने अपना टैक्स भर दिया है, अगर ये प्रूव हो जाता है विद 4 कंडीशंस, डिडक्टी ने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, रिटर्न भर दिया, टैक्स भर दिया और सीए ने सर्टिफाई कर दिया, अगर ये प्रूव हो जाता है तो डिडक्टर विल नॉट बी ट्रीटेड एज एसेसी इन डिफॉल्ट, उसका खर्चा भी डिसअलाउ होने की बात नहीं आती है, फिर उसका खर्चा भी डिसअलाउ नहीं होगा, ब्याज भी नहीं लगेगा। तो ये कुल मिला के सिनेरियो है। द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ टीडीएस इज ऑल अबाउट दिस। अब हमने ये बात की कि डिडक्टर को ये 5 कंप्लायंसेस करने हैं, टीडीएस काटना है, जमा करना है। उसमें सबसे पहला कंप्लायंस जो डिडक्टर को करना है, ही हैज टू ऑब्टेन अ टैन। तो टीडीएस का एक नंबर उसको लेना पड़ता है। यहां पर बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एज प्रिस्क्राइब्ड, तो उसको नंबर लेना पड़ता है एज प्रिस्क्राइब्ड। टीडीएस डिडक्ट करना है, मैंने 3 चीजें बोली, रैट, तो सही रेट पे, सही अमाउंट पे, सही टाइम पे उसको टीडीएस जमा करना है। ये सब हम स्पेसिफिक टीडीएस प्रोविजंस के साथ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज आती है, जो भी टीडीएस उसने काटा उसको जमा करना पड़ता है। टीडीएस जमा करने के लिए मैं उसका शॉर्ट फॉर्म देता हूं एटीएम, दैट इज सही अमाउंट, सही टाइम पे और सही मैनर में जमा करना पड़ता है। सही अमाउंट की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, जितना टीडीएस काटा उतना जमा करना पड़ता है। सही टाइम पे जमा करना पड़ता है, उसके लिए लॉ जो कहता है वो ये है कि हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना पड़ता है और मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक जमा करना पड़ता है। बाकी कुछ एक्सेप्शंस हैं गवर्नमेंट डिडक्टर वगैरह के केस में जो हमारे लिए इतने रेलेवेंट नहीं है। फिर उसके बाद अगली बात आती है, सही तरीके से उसको जमा करना पड़ता है। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म है ऑनलाइन वगैरह फाइलिंग का, उसके जरिए पैसा जमा करना पड़ता है। फिर टीडीएस जो उसने काटा है उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। इसके प्रिस्क्राइब फॉर्म होते हैं, ऐसे कुछ फॉर्म होते हैं 26Q, 24, जो भी फॉर्म होते हैं उसमें टीडीएस के क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल होते हैं। हमारे लिए वर्ड है एज प्रिस्क्राइब्ड। सही मैनर में फाइल होते हैं वो, इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली, जो भी उसका मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब्ड है। और टाइम, उसका एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म है कि इतने समय में क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करने हैं। बेसिकली हर क्वार्टर से 1 महीना, एक्सेप्ट द मार्च क्वार्टर। तो जैसे पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून क्वार्टर जो है, जून क्वार्टर जिसको पॉपुलरली कहा जा सकता है, तो जून क्वार्टर का क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होगा 31 जुलाई तक। सितंबर क्वार्टर का क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होगा अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर का क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होगा 31 जनवरी तक। और जनवरी क्वार्टर और मार्च क्वार्टर का क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होगा 31 मई तक। मार्च में 1 महीना और दिया उन्होंने, 31 मई तक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होगा। तो ये बेसिक थीम है। एक छोटा सा पॉइंट यहां दिया हुआ है कि अगर 194 IA वाला केस है, 194 IA आगे हमको पढ़ना है। बेसिकली इट इज टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 194 IA वाला अगर केस है तो उसमें विद इन 30 डेज हमको क्वार्टरली स्टेटमेंट कम
चालान पे करने की बात आती है तो उसमें ये वाला डेडलाइन ना होते हुए अलग से डेडलाइन दिया हुआ है 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। तो हमने जब TDS काटा उसके एंड ऑफ द मंथ से 30 दिन में हमको ये चालान कम स्टेटमेंट फाइल करने की बात आती है। तो ये छोटी सी बात है, इंटर लेवल पे ये सबका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, पर हाँ दिया हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ। अब ये बेसिक थीम हो गई TDS की। नाउ आवर फोकस शुड बी ऑन द स्पेसिफिक TDS प्रोविजंस। उससे पहले कुछ छोटी छोटी 2-4 बातें हैं जो लॉ में भी दी है, अपने नोट्स में भी दी है, उसको मैं रेफर कर देता हूँ। वन ऑफ द पॉइंट इज सेक्शन 196। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां TDS नहीं काटा जाएगा। अगर पेई इनमें से कोई है, डिडक्टी पेई जिसका TDS कटना है वो इनमें से कोई है तो TDS नहीं काटा जाएगा। अगर डिडक्टी गवर्नमेंट है, RBI है, नोटिफाइड कॉरपोरेशन है, म्यूचुअल फंड है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जम्प्ट है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इनमें से कुछ सी में फिट आता है, एग्जम्प्ट है बेसिकली। फिर अगर बैंक को पेमेंट है, इनमें से कोई टाइप का पेमेंट बैंक को किया जा रहा है, बैंक गारंटी कमीशन, कैश मैनेजमेंट सर्विस चार्जेस, डिपॉजिटरी चार्जेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ डीमैट अकाउंट्स, चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग सर्विसेज फॉर कमोडिटीज, अंडरराइटिंग सर्विस चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, माइकर चार्जेस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड कमीशन फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन दी मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड दी एक्वायरर। तो ये सब जो बैंक को कुछ चार्जेस हैं इन पर बैंक का TDS आप नहीं काटोगे। बैंक बहुत ईमानदार हैं और बैंक तो सही टैक्स भर ही देंगी। बेसिकली गवर्नमेंट की एजेंसी हम ऐसा कह सकते हैं, तो उन पे इनकम टैक्स लगता है पर उनको TDS से मुक्त करने की कोशिश है कि आप जब बैंक को पेमेंट कर रहे हो तो इन सब पेमेंट्स पे बैंक का TDS मत काटो। अब ये सब तो बातें हो गई। इसके अलावा 2 सेक्शन और हैं, 197, 197A। एज पर द सेक्शन 197 यू कैन obtain a certificate from the AO and on the basis of certificate from the AO can certify कि आपका TDS नहीं काटा जाए या अगर काटा जाए तो कम रेट पर काटा जाए। यहां पर सर्टिफिकेट लेगा कौन? डिडक्टी। डिडक्टी कैन ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम AO। इस सर्टिफिकेट में AO या तो ये कहेंगे TDS काटा ही ना जाए या फिर ये कहेंगे कि TDS काटा जाए तो कम रेट पर काटा जाए। ये बेसिकली AO सर्टिफिकेट देंगे। TDS में करीब करीब 29-30 सेक्शंस हैं, पर उस 30 सेक्शंस में से केवल 13 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर AO इस तरह का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बाकी सेक्शंस में सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते हैं। एनेबलिंग प्रोविजन केवल इन 13 सेक्शंस में दिया है, वेयर AO कैन गिव अ सर्टिफिकेट, वेयर यू कैन अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दी AO। AO किस बेसिस पे सर्टिफिकेट देंगे? इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ AO में सी कि आपका प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना बनता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए AO कैन गिव अ सर्टिफिकेट। 197A एक अलग सेक्शन है, उसके अंतर्गत दिया गया है कि यू कैन गिव अ सेल्फ डिक्लेरेशन। यू कैन योरसेल्फ गिव अ डिक्लेरेशन कि साहब मेरा TDS नहीं काटा जाए। ऐसा डिक्लेरेशन आप कब दे सकते हो? तब दे सकते हो जब आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, बिलो एग्जम्पशन लिमिट है। कोई सीनियर सिटीजन है, मान लो अभी उसको बैंक से ब्याज आता है और उसका ब्याज मिला के 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता है, उसकी सारी इनकम 3 लाख से कम है। अब उसका टैक्स ही नहीं बनता है क्योंकि उसकी इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन से कम है, तो जबरदस्ती TDS के मैकेनिज्म में वो क्यों जाएगा? तो वो खुद से डिक्लेरेशन दे देगा बैंक को, डिडक्टर को, कि साहब मेरा TDS नहीं काटा जाए क्योंकि मेरी इनकम ही एग्जम्प्ट है, बेसिक एग्जम्पशन से कम है, टैक्सेबल ही नहीं है। तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, यू कैन गिव अ सेल्फ डिक्लेरेशन। TDS के सेक्शंस में से केवल 7 ऐसे सेक्शंस हैं जहां सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जा सकता है, दैट इज सेक्शन 197A। अब उसके बाद अगली बात ये आती है कि TDS के जो रेट्स ऑफ TDS हैं वो जनरली फ्लैट है। दैट मीन्स कि जो भी रेट दिया गया है उसमें सरचार्ज और सेस नहीं ऐड करेंगे। मान लो उन्होंने कहा TDS डिडक्ट होगा 10% पे, तो 10% की रेट पे TDS डिडक्ट हो जाएगा, उसमें सरचार्ज और सेस ऐड नहीं करेंगे। पर अगर पेई नॉन रेसिडेंट है या फिर अगर सैलरी पे TDS है तो उसमें सरचार्ज और सेस ऐड होने की बात आती है। अगर सैलरी पे TDS है 192 में या पेई नॉन रेसिडेंट है तो फिर डेफिनेटली TDS डिडक्ट होने की बात, तो फिर सरचार्ज और सेस ऐड होके TDS डिडक्ट होगा एज एप्लीकेबल, अदरवाइज द रेट ऑफ टैक्स आर फ्लैट। फिर एक सेक्शन है 206AA।
अब टीडीएस में होता क्या है कि पेयर विल ऑब्टेन अ पैन ऑफ द पेई, कि पेई से हमने मांग लिया कि आपका पैन दे दो, और आपका पैन लेके हम गवर्नमेंट को दे रहे, गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि देखिए ये इतना पैसा कमा रहा है। वी आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ विसल ब्लोअर, द डिडक्टर इज एक्टिंग एज अ विसल ब्लोअर, सरकार को बता रहा है कि सामने वाले ने इतना पैसा कमाया। तो डिडक्टी जो है पेई, उसको बड़ा बुरा लग रहा है कि साहब मेरा टीडीएस कट रहा है, वो तो ठीक है, पर उससे बड़ी बात है कि सरकार को ये जानकारी मिल रही है कि मैंने कितना पैसा कमाया। तो डिडक्टी कई बार ऐसा करते थे कि अपना पैन नहीं देते थे, वो इंफॉर्मेशन डिडक्टर से छुपा लेते थे, वो कहते थे नहीं बताऊंगा अपना पैन। तो फिर उस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक्चुअली ब्रॉट दिस सेक्शन 206AA, और इसकी बेसिक फिलॉसफी ये है कि डिडक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डिडक्टी का पैन ले और पैन लेकर वो गवर्नमेंट को सबमिट करे। अगर डिडक्टी पैन नहीं देता है तो ऐसी परिस्थिति में डिडक्टर विल डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट स्पेसिफाइड और एट 20% विच एवर इज हायर। तो डिडक्टर टीडीएस सीधे 20% पे काट लेगा, या और ज्यादा रेट है टीडीएस का तो उस पर काट लेगा। मान लो जैसे 194C है, उसमें टीडीएस का रेट होता है 1%, तो अब 1% पे टीडीएस काटना है, पर सामने वाले ने अगर पैन नहीं दिया तो हम उसका टीडीएस काट लेंगे 1% और 20%, विच एवर इज हायर पे 20% पे उसका टीडीएस काट लेंगे। सो दैट इज द माइंडसेट ऑफ सेक्शन 206AA एंड इट अप्लाइज इन ऑल दी केसेस ऑलमोस्ट, जहाँ पे पैन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है और पैन नहीं दोगे तो ठीक है 20% पे काट लेंगे। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो उसमें फिर ये 206AA नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी उन लोगों के पास पैन वैन होता भी नहीं है। तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट के केस में दिस सेक्शन 206AA वुड नॉट अप्लाई। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो ऑफ दिस एंटायर प्रोविजन। अब हम चलते हैं टू द स्पेसिफिक टीडीएस प्रोविजंस। यहाँ पर हर प्रोविजन में मैं कुछ 6-7 बातें आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक बहुत शॉर्ट चार्ट बना दिया है। इनफैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन सी नोट्स जो मेरे हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें किस तरीके से इसको पूरा डिस्कस किया गया है। आई एम ऑन माई नोट्स पेज नंबर 169, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आपके पास जो नोट्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं कैरी कीजिए, बस इस लेक्चर्स को बार बार सुनिए ताकि आप इसको याद रख सकें, और 2-3 बार सुनने के बाद फिर प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि अपन खुद से इस सारी चीज़ों को याद रख सकें। अब डिडक्टर टीडीएस के हर प्रोविजन में रादर ये कुछ 6-7 बातें हमको याद रखनी है। हु शुड बी द डिडक्टर? टीडीएस की फिलॉसफी है कि अगर एक स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट करता है तो डिडक्टर एक स्पेसिफिक पर्सन है, हर सेक्शन में अलग दिया है। डिडक्टी एक स्पेसिफिक पर्सन है, हर सेक्शन में अलग दिया है। अगर डिडक्टर डिडक्टी को पेमेंट करता है, एक स्पेसिफिक टाइप का पेमेंट करता है, तो डिडक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डिडक्टी का टीडीएस एक स्पेसिफिक रेट पर काटे। तो हर चीज का स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिक पर्सन डिडक्टर स्पेसिफिक डिडक्टी को पेमेंट करता है, स्पेसिफिक टाइप का पेमेंट करता है, तो स्पेसिफिक रेट पे स्पेसिफिक टाइम पे टीडीएस काटना है। कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं, खास तौर पे छोटे मोटे पेमेंट पे टीडीएस नहीं होगा, ये फिलॉसफी है, और कुछ सर्कुलर्स और क्लेरिफिकेशंस भी दिए हैं कुछ सेक्शंस में। तो ये बेसिक फिलॉसफी है ऑफ द टीडीएस प्रोविजंस। टीडीएस के लिए इस तरह का चार्ट हमने नोट्स में बनाया है, और इनको क्लासिफाई किया है प्रोविजंस को 2 सेगमेंट में। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा रेलेवेंट है, एग्जाम एंगल से भी ज़्यादा रेलेवेंट है, जैसे 194A, 194C, 194H, 194I, 194J, इस तरह के प्रोविजंस हैं। और दूसरा सेगमेंट है अदर प्रोविजंस, जिसमें भी काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं। तो ये 2 सेगमेंट्स में हमने इनको डिवाइड किया है। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपना डिस्कशन विद अदर प्रोविजंस, सो दैट छोटे छोटे प्रोविजंस हमारे हो जाएं और एक फ्लो में हम आ जाएं, और फिर मैं शिफ्ट करता हूँ टू द मेन सेक्शन दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। हालांकि डिस्कशन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट आई विल फर्स्ट टेक द अदर प्रोविजंस। पहला सेक्शन हम लेते हैं सेक्शन 194। एज पर दिस सेक्शन 194 TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन डिविडेंड। हालांकि इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रिलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो एग्जम्पशन दी गई है उसके हिसाब से शायद ही कभी TDS की बात आएगी। नाउ सेक्शन 194 डील्स विद TDS ऑन डिविडेंड। इफ अ डोमेस्टिक कंपनी
So who is the deductor? Is a domestic company. If a domestic company makes a payment to resident and the nature of payment is dividend, डोमेस्टिक कंपनी ने रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट किया, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो शेयर होल्डर का टीडीएस काटे 10% पे। 10% फ्लैट रेट है। उसके अलावा 10% इज सब्जेक्ट टू 206AA। अगर सामने वाला दैट इज शेयर होल्डर अपना पैन नहीं देता है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट दिस गिवन रेट 10% और 20% विच एवर इज हायर। टीडीएस काटा जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो कंपनी जब शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है उस समय टीडीएस काटा जाना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जम्पशन दिया है जिसको मैं कहता हूँ पर असेसी पर एनम पापा लिमिट। साल का पेमेंट पर असेसी पर एनम इतना पेमेंट है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वो लिमिट इस सेक्शन में 2500 रुपये है। तो 2500 रुपये तक का साल का डिविडेंड अगर किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को दिया जा रहा है तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और फिर उसके बाद अगली बात आती है कि अगर डिविडेंड पर सेक्शन 115O के अंतर्गत डिविडेंड टैक्स लग चुका है, जो इनफैक्ट सभी डिविडेंड्स पे लग जाता है जो डोमेस्टिक कंपनी देती है, तो अगर कंपनी को 100O के अंतर्गत डिविडेंड टैक्स लग चुका है तो ऐसी परिस्थिति में शेयर होल्डर का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज किसी भी डिविडेंड पे टीडीएस की बात नहीं आती है जो डोमेस्टिक कंपनी देती है, जो 194 में कवर होता है, उसमें कोई भी डिविडेंड पे टीडीएस की बात नहीं आती है। फिर अगला सेक्शन आता है 194A। एज पर दिस 192A एज पर दिस सेक्शन अगर कोई प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अपने यहां पर जो फंड के मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉय है, बेसिकली फंड ने एक ऑर्गेनाइजेशन का फंड है प्रोविडेंट फंड, फंड ने उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय पेमेंट किया। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ने एम्प्लॉय को अक्यूमुलेटेड बैलेंस पे किया। जब वो रिटायर हो रहा था तो उसका फंड में जो भी बैलेंस है वो पे किया। अब अगर प्रोविडेंट फंड ने उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय पेमेंट किया है, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर उसको जॉब करते हुए 5 साल हो चुके हैं और वो रिटायरमेंट ले रहा है तो वो टैक्सेबल होता है। तो अगर ये रिटायरमेंट के समय जो पेमेंट किया गया अगर ये टैक्सेबल है तो ये सेक्शन में टीडीएस होगा। टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 10% और मैक्सिमम मार्जिनल रेट एज द केस में भी। तो 10% और 30% एज द केस में भी टीडीएस होगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट हम सबको पता है 30% होता है, तो 10% और 30% एज द केस में भी डिपेंडिंग ऑन द फंड टीडीएस किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेट ऑफ टैक्स टीडीएस जो है वो फ्लैट है। 10% बोला मतलब 10% या 30% बोला मतलब 30%। सरचार्ज और सेस ऐड नहीं होगा एंड इट इज सब्जेक्ट टू 206AA। एम्प्लॉय पैन नहीं देता है तो टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 10% और 20% विच एवर इज हायर, या फिर 30 में तो 30% पे टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस काटा जाएगा रिटायरमेंट के समय जब पेमेंट हो रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 50,000। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर अगर 50,000 तक का है तो टीडीएस नहीं होगा, 50,000 से ज्यादा है तो फिर टीडीएस होगा। फिर अगला सेक्शन आता है 194B। 194B काफी पॉपुलर सेक्शन है। जो भी लॉटरी वगैरह की विनिंग्स होती है, कैजुअल इनकम जिसको कहते हैं, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, गेम शो, क्विज, पजल, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा। इनफैक्ट 2 सेक्शन है 194B एंड 194BB। तो एज पर दिस सेक्शंस 194B एंड BB जो भी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, गेम शो, क्विज, पजल, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा है, अगर कोई व्यक्ति किसी विनर को, कोई भी ऑर्गेनाइजर जिसने लॉटरी ऑर्गेनाइज की, वो अगर लॉटरी के विनर को, जो कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन को लॉटरी का प्राइज मनी देता है तो टीडीएस काटा जाएगा 30% पे। इट इज फ्लैट रेट ऑफ टैक्स और टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइज मनी। तो जब भी प्राइज मनी दिया जाए टीडीएस काटा जाएगा। दोनों ही सेक्शन में पापा लिमिट है 10,000। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर 10,000 तक है, टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये आती है कि अगर लॉटरी की जो इनकम है वो काइंड में है तो क्या होगा। तो उस पर सीबीडीटी का एक सर्कुलर है जो कहता है कि अगर लॉटरी इनकम काइंड में है तो ऐसी परिस्थिति में टीडीएस पहले लिया जाएगा। जैसे पार्टिसिपेंट है और ऑर्गेनाइजर है तो पहले पार्टिसिपेंट से प्राइस लिया जाएगा। जैसे किसी को कार खुल गई, 10 लाख रुपए की कार खुल गई लॉटरी में, तो
ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, पार्टिसिपेंट गया वहां पे प्राइज लेने, तो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है कि वो पार्टिसिपेंट से पहले प्राइज मनी पे जो भी टीडीएस बनता है 10 लाख पे 30% की रेट से 3 लाख जो टीडीएस बनता है, पहले वो 3 लाख रुपए कलेक्ट कर ले पार्टिसिपेंट से और फिर उसको कार हैंड ओवर करे। ये सीबीडीटी का सर्कुलर है। हालांकि कुछ कोर्ट्स का ऐसा जजमेंट है कि ये सर्कुलर वैलिड नहीं है और काइंड में अगर लॉटरी होती है तो टीडीएस नहीं होगा, इनकम टैक्सेबल होगी बट टीडीएस नहीं हो सकता है। फिर अगला, वो कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना तो बेसिक फिलॉसफी ये है कि टीडीएस किया जाएगा क्या लॉटरी मनी पे, तो ये अपना आंसर है यस 30%। काइंड में है तो क्या होगा, सर्कुलर कहता है कि टीडीएस पैसा लेने के बाद ही उसको प्राइज मनी देना है। यहां पर अपनी कहानी खत्म हो जाती है इंटर लेवल पे। अगला सेक्शन आता है 194D। एज पर दिस सेक्शन 194D, इंश्योरेंस कंपनी जब अपने एजेंट को डिडक्टर लिखा है एनी, ठीक है, एनी, बट बेसिकली इट इज एन इंश्योरेंस कंपनी विच में बी अ लाइफ और अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जब अपने रेसिडेंट एजेंट को, तो एजेंट जो है वो रेसिडेंट है, इंश्योरेंस कंपनी जब अपने रेसिडेंट एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन देती है, जो पॉलिसी वो लेकर आता है उस पर कमीशन देती है, तो कमीशन पर टीडीएस काटने की बात आती है। इंश्योरेंस कंपनी जब अपने एजेंट को कमीशन पर कमीशन पे करती है तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो एजेंट का टीडीएस डिडक्ट करे, और एजेंट का टीडीएस डिडक्ट करे एट द रेट ऑफ 5%। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कि वो एजेंट का 5% की रेट पे टीडीएस डिडक्ट करे। ये रेट 5% फ्लैट है, इट इज सब्जेक्ट टू 206AA। एजेंट अगर पैन नहीं देता है तो टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 20%। टीडीएस काटा जाएगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, तो या तो पेमेंट कर दो उसको या लाइबिलिटी बुक कर लो, जो भी पहले कर दो, टीडीएस काट के सरकार को दे दो। और 15,000 तक का पेमेंट है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो इस सेक्शन की जो पापा लिमिट है वो है 15,000। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर 15,000 तक है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, 15,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। और फिर अगला सेक्शन आता है 194DA। एज पर दिस सेक्शन 194DA, इट हैज बीन प्रोवाइडेड 194DA, yes 194DA, as per this section it is provided कि जिस भी व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम या मैच्योरिटी का पैसा मिलता है, तो शायद आपको ये पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम और मैच्योरिटी का जो पैसा मिलता है उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम या मैच्योरिटी जो किसी व्यक्ति को मिलता है, हो सकता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी और क्लेम या तो वो टैक्सेबल हो, अगर ये शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहां पर सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा आप एक साल में प्रीमियम दे रहे हैं, तो अगर आप सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा प्रीमियम एक साल में दे रहे हैं, 80C वगैरह में इसकी बातें ज्यादा होती है जब हम चैप्टर 6 से पढ़ते हैं, तो सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा प्रीमियम अगर आप एक साल में दे रहे हैं, दैट इज इट इज अ शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर ये शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मैच्योरिटी का पैसा टैक्सेबल होता है, अदरवाइज मैच्योरिटी का पैसा एग्जम्प्ट होता है। अगर मैच्योरिटी और क्लेम टैक्सेबल होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस सेक्शन के अंतर्गत 194DA के अंतर्गत टीडीएस की बात आती है। एज पर दिस सेक्शन हु इज द डिडक्टर इज एनी, बट बेसिकली इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इट में बी अ प्राइवेट और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, LIC ऑफ इंडिया हो सकती है, बजाज इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। लाइफ इंश्योरेंस की कोई कंपनी है, वो किसी रेसिडेंट व्यक्ति को पेमेंट करती है। पेमेंट करती है मैच्योरिटी का या क्लेम का, जो भी उसकी पॉलिसी है उसके मैच्योरिटी या क्लेम का पेमेंट करती है। तो ऐसी परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो 5% की रेट पर टीडीएस काटे, अगर वो अमाउंट टैक्सेबल है तो। अगर वो अमाउंट एग्जम्प्ट है तो फिर टीडीएस काटने की बात नहीं आती है। अगर वो अमाउंट टैक्सेबल है तो टीडीएस काटने की बात आती है। अगर वो एग्जम्प्ट है तो टीडीएस की बात नहीं आती है। तो अगर वो टैक्सेबल है तो टीडीएस काट लो 5% पे, एंड द रेट ऑफ टीडीएस 5% इज फ्लैट, बट इट इज सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो टीडीएस आप काट लेना 20% पे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो जब भी मैच्योरिटी का पैसा दो, क्लेम का पैसा दो, तब टीडीएस काट लेना, ठीक है। 1 लाख की इस सेक्शन में पापा लिमिट है, तो पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर अगर 1 लाख रुपए तक का है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटने की बात आती है। So that is the section 194DA.
अगला सेक्शन आता है टीडीएस का, और अगला सेक्शन आता है 194E। 194E बेसिकली सेक्शन है कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया जा रहा है, नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन, ही इज अ नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन। तो फॉरेन के कोई क्रिकेटर हैं, क्रिस गेल हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन, उनको इंडिया में किसी स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। वहां पर पार्टिसिपेशन का पैसा दिया जा रहा है या प्राइज मनी दिया जा रहा है, कोई भी पैसा दिया जा रहा है। नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन को अगर पैसा मिल रहा है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट इन इंडिया, तो ऐसी परिस्थिति में उस नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन का टीडीएस डिडक्ट होगा। डिडक्टर इज एनी, डिडक्टी इज अ नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन। टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 20%। अब यहाँ पर एक एस्ट्रिक मार्क है और नीचे फुटनोट में दिया है, और वो ये है बेसिकली कि टीडीएस 20% पे डिडक्ट होगा प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काटोगे तो सरचार्ज और सेस ऐड करोगे, तो यहाँ पर वो दिया गया है कि 20% रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा, बट इंक्लूडिंग सरचार्ज सेस जो भी है वो ऐड करके आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इस सेक्शन में कोई पापा लिमिट नहीं है, तो जितना भी पेमेंट हो उस पर टीडीएस काटने की बात आती है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194G। ये सेक्शन में लॉटरी टिकट्स बेचने पर जो कमीशन दिया जाता है उस पर टीडीएस की बात आती है। तो अगर कोई लॉटरी का ऑर्गेनाइजर, जो कि कोई भी हो सकता है, लॉटरी का ऑर्गेनाइजर अगर किसी व्यक्ति को, जो एजेंट है, जो बेसिकली लॉटरी टिकट्स बेच रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो लॉटरी का ऑर्गेनाइजर अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देता है ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, ऐसी परिस्थिति में टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। 5% रेट इज फ्लैट सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20% पे काट लेना, एंड टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। उसके अलावा आखिरी बात है पापा लिमिट। अगर पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 15,000 तक है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, 15,000 से ज्यादा है तो फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटा जाएगा। एक स्टैंडर्ड बात मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी बात आए कमीशन की, तो याद रखना कमीशन पे हमेशा टीडीएस होता है 5% पे, भले ही वो इंश्योरेंस कमीशन हो 194D में, या लॉटरी कमीशन हो 194G में, या और भी कोई कमीशन हो। और टीडीएस जो होता है उसमें पापा लिमिट 15,000 है हर कमीशन के प्रोविजन में। अब अगला सेक्शन आता है, अगला सेक्शन है 194LA। ये सेक्शन है पर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज एग्जाम्प्टेड। एज पर दिस सेक्शन 194LA, अगर कंपनसेशन दिया जा रहा है ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति की इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर लिया, लैंड का, बिल्डिंग का एक्विजिशन कर लिया। गवर्नमेंट अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करती है तो वो कंपनसेशन देती है, एनहांस कंपनसेशन देती है। उस कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन पे टीडीएस की बात इस सेक्शन में आती है 194LA में। नाउ एज पर दिस सेक्शन हु इज द डिडक्टर? एनी। बेसिकली लिखा है एनी, बट यू कैन से प्रैक्टिकली इट इज ईदर गवर्नमेंट और एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो कि एक्विजिशन कर रहे हैं वो यहाँ पे डिडक्टर है। डिडक्टी कोई रेसिडेंट है जिनके लैंड का एक्विजिशन हुआ है। टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%. 10% रेट इज अ फ्लैट रेट ऑफ टीडीएस. इट इज सब्जेक्ट टू 206AA. अगर वो व्यक्ति पैन नहीं देता है तो टीडीएस काट लेना है 20% के रेट पे। उसके बाद अगली चीज आती है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। यहाँ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर नहीं लिखा है, टीडीएस डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एंड 2.5 लाख तक का पेमेंट है, बेसिकली जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे शायद इसको लिंक किया है। तो अगर पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 2,50,000 तक का है तो टीडीएस नहीं किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्रीकल्चरल लैंड का एक्विजिशन है तो टीडीएस नहीं किया जाएगा। रूरल हो या अर्बन, एग्रीकल्चरल लैंड का एक्विजिशन है तो टीडीएस नहीं किया जाएगा। पर उससे बड़ी बात आगे लिखी गई है, और उससे बड़ी बात यह है कि अगर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अ लैंड अंडर दिस एक्ट है, राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर कंपलसरी एक्विजिशन किया गया है तो फिर उस पर टीडीएस नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एग्जम्प्ट है। अंडर दिस एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कोई भी लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन, वो रूरल हो, अर्बन हो, एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर हो,
कोई भी किसी भी प्रकार का कंपनसेशन अगर दिया जाता है अंडर दिस राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट तो वो एग्जम्प्ट है। तो जब वो एग्जम्प्ट है तो उस पर टीडीएस करने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पर बोला गया है कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में है तो टीडीएस नहीं होगा। प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि सारा कंपनसेशन इसी में आ गया जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है। अब अगला सेक्शन आता है 194 IA। एज पर दिस सेक्शन 194 IA it has been provided that if there is a purchase of immovable property, एक व्यक्ति सेलर है दूसरा व्यक्ति बायर है, तो अगर बायर सेलर को इमूवेबल प्रॉपर्टी का पेमेंट करता है, बायर ने सेलर से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, बायर जब सेलर को पेमेंट करेगा बायर की जिम्मेदारी है कि वो सेलर का टीडीएस डिडक्ट करे। तो बेसिकली यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को टीडीएस के नेट में लाया गया है, टीडीएस के दायरे में लाया गया है। आइडिया ये है कि ये सब चीजों की जानकारी सरकार को रहे कि कौन इमूवेबल प्रॉपर्टी के सौदे कर रहा है, बहुत सारा इनकम टैक्स होता है उसके ऊपर, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन दिया गया था। As per this section, TDS is on purchase of immovable property. Who is the deductor? Any लिखा है, पर practically it is the buyer. Buyer ने immovable property खरीदी, तो buyer पेमेंट कर रहा है to any person, basically seller. Buyer जब seller को पेमेंट कर रहा है, तो buyer की जिम्मेदारी है कि वो seller का TDS काटे at the rate of 1%. 1% फ्लैट है, सब्जेक्ट टू 206 AA है, सामने वाला पैन नहीं देते 20% काट लेना। फिर उसके अलावा टीडीएस काटा जाएगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे। तो हमने सौदा कर लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, पेमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है तो भी टीडीएस पूरे अमाउंट पे काटने की बात आती है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। फिर उसके बाद अगली चीज आती है, यहाँ पर टीवी लिमिट है, ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर 50 लाख रुपए तक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए तक की है तो टीडीएस नहीं किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर दिया गया है। ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर 50 लाख तक की है टीडीएस नहीं किया जाएगा। और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पर तो हमको पता है कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है, तो उस पर फिर टीडीएस की बात नहीं आती है, वो भी लिखा गया है नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194M। एज पर दिस न्यू सेक्शन 194M इट इज प्रोवाइडेड कि जितने भी टीडीएस के दूसरे सेक्शंस हैं उसमें अगर टीडीएस फिट नहीं होता है तो 194M में टीडीएस किया जाए। बेसिकली इट इज अ रेसिड्यूरी क्लॉज। बहुत हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन अगर होते हैं तो उन पे टीडीएस की बात आती है। हाई वैल्यू मतलब 50 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन की बात आ रही है यहाँ पे। अब देखिए इन सब के अलग से टीडीएस के सेक्शन है। पेमेंट ऑफ वर्क 194C, कमीशन और ब्रोकरेज 194H, इंश्योरेंस कमीशन तो है ही अलग, उसके अलावा फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 194J। अब इनके अलग से टीडीएस के सेक्शन है। ये सब में टीडीएस तभी होता है जब डिडक्टर इज अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस काटना पड़ता है अगर उनका टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा होता है। तो बड़े असेसीज को टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन आती है 194C, H, J उन सब सेक्शंस में। अब यहां पर बेसिक आइडिया ये है कि जो बिग असेसी नहीं है पर पेमेंट बिग कर रहा है, बिग असेसी नहीं है पर पेमेंट बिग कर रहा है, उसको टीडीएस काटना है। तो एज पर दिस सेक्शन द पर्सन इज एनी इंडिविजुअल एचयूएफ, एनी इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन द पर्सन कवर्ड अंडर 194C, 194H, 194J। तो बेसिकली ही इज नॉट अ बिग असेसी। एनी पर्सन, मैं कह देता हूं ही इज इंडिविजुअल एचयूएफ, और वो भी ऐसा असेसी जिसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं है, बिग असेसी नहीं है, वो पेमेंट कर रहा है वो रेसिडेंट को, पेमेंट जो कर रहा है उस पे टीडीएस उसको काटना। पेमेंट यही है, पेमेंट ऑफ वर्क, पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस। पेमेंट जो कर रहा है उस पे टीडीएस काटना है उसको 5% की रेट पे, 5% फ्लैट है, सब्जेक्ट टू 206 AA है, सामने वाला पैन नहीं दे तो 20% पे टीडीएस काट लेना, एंड टीडीएस काटना एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। उसके अलावा यहाँ पे अगेन ट्रांजैक्शन लिमिट है 50 लाख रुपए, एग्रीगेट पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर, मतलब पापा लिमिट कह लो हम, पापा लिमिट 50 लाख है, पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 50 लाख तक है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। और यहाँ पर एक एग्जम्पशन ये दिया है क्योंकि जो डिडक्टर है वो रेगुलरली टीडीएस नहीं कर रहा होगा, वो रेगुलरली तो उसको ऑब्लिगेशन नहीं है, ये उसने बहुत बड़ा कोई काम घर बनाने का ठेका दे दिया उसने 1 करोड़ का,
तो फिर टीडीएस की बात आती है। ठीक है, जीवन में एक आध ऐसा सौदा करोगे, उसके लिए टैन कहाँ लोगे आप? तो यहाँ पर एग्जाम्पशन दिया है कि ही नीड नॉट ऑब्टेन अ टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जो डिडक्टर है, पेयर है, वो बिग असेसी नहीं है, तो उसको टैन लेने की जरूरत नहीं है उसके पास तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अलग से टैन लेने की जरूरत नहीं है। अगला एक सेक्शन और आया 194N। एज पर दिस सेक्शन 194N, अगर आप विड्रॉवल करते हो इन कैश इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़, तो आपका बैंक में कोई अकाउंट है, उस अकाउंट से आप अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉवल करते हो, एक अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट, सब अकाउंट्स मिला के इन अ बैंक, ठीक है, ऐसे कुछ कंसेप्ट है। तो अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का साल में विड्रॉवल करता है फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, तो ऐसी परिस्थिति में उसका टीडीएस बैंक काटेगी। बेसिकली हाई वैल्यू के विड्रॉवल जो हैं उसको सरकार रोकना चाहती है कि बैंक में पैसा जमा है, अब निकालो मत, और निकालते हो तो किस लिए निकाल रहे हो इतना पैसा, फिर वो ब्लैक मनी में ले जाओगे, डिमोनेटाइजेशन में सब पैसा बैंक में आ गया, अब निकालो मत। शायद ऐसा कुछ उनका माइंडसेट है, और इस माइंडसेट से उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बैंक से विड्रॉवल करता है ओवर एंड अबव 1 करोड़, तो जो अमाउंट ओवर एंड अबव 1 करोड़ है उसके ऊपर टीडीएस किया जाएगा। जैसे साल में 1 करोड़ 20 लाख उसने विड्रॉ कर लिया, तो 20 लाख रुपए पर उसका टीडीएस होगा 2% की रेट से। 1 करोड़ के ऊपर जो अमाउंट है, ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद इट, 1 करोड़ 20 लाख का विड्रॉवल है तो 20 लाख का 2% उसका टीडीएस किया जाएगा। 4,000 रुपए आता है मेरे ख्याल से, तो या जो भी आता है, ठीक है, वो टीडीएस किया जाएगा। टीडीएस किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बैंक जब उसको पे करेगी तब टीडीएस काटेगी। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पशन दिए हैं कि अगर इन लोगों को पेमेंट कर रही है बैंक, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही है, या बैंक पोस्ट ऑफिस को या बैंक को ही पेमेंट कर रही है, या कोई एटीएम ऑपरेटर को पेमेंट कर रही है, या और एनी अदर पर्सन हु इज प्रिस्क्राइब्ड, उनको अगर बैंक पेमेंट करे, विड्रॉवल ये लोग कर रहे, तो इनका टीडीएस नहीं काटा जाए। अदरवाइज 1 करोड़ से ऊपर के जो भी विड्रॉवल है दे विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। और ये सिंगल विड्रॉवल नहीं है, एग्रीगेट, साल भर का एग्रीगेट विड्रॉवल इस लिमिट से ज्यादा होता है तो टीडीएस काटा जाएगा। इसमें एक चीज और थी, आई होप आपको वो शायद पता हो, ये प्रोविजन आया ही एक कट ऑफ डेट के बाद था, तो 1 सितंबर 2019 से ये प्रोविजन आया था। अब 1 सितंबर 19 का रेलेवेंस ये है कि 1 सितंबर 19 से जिन लोगों ने पहले पैसा विड्रॉ कर लिया है, ऑलरेडी जिन्होंने 1 सितंबर 19 से पैसे पहले विड्रॉ कर लिए हैं, उनके केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 सितंबर 19 के बाद के विड्रॉवल पर ये ऑब्लिगेशन आएगी। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 1, 1 सितंबर 19 के पहले मैंने 90 लाख विड्रॉ किए थे, अब मैंने 1 सितंबर 19 के बाद 20 लाख और विड्रॉ किए, तो टोटल एग्रीगेट जब 1 करोड़ पास हुआ, मतलब 1 करोड़ पास हो गया, अब 90 लाख पहले किए थे, अब 20 लाख किए, तो 10 लाख पे टीडीएस किया जाएगा। ठीक है, 1 सितंबर के पहले की विड्रॉवल को काउंट तो की जाएगी 1 करोड़ के लिए। माय एग्जांपल इज क्लियर। तो 90 पहले विड्रॉ किए थे, 20 बाद में किए, तो 10 लाख पे टीडीएस होगा। पहले अगर मैंने 1 करोड़ 10 लाख विड्रॉ कर लिए थे, 1 सितंबर, एग्जांपल 2 ले रहा हूं मैं, 1 सितंबर 19 के पहले मैंने ऑलरेडी 1 करोड़ 10 लाख विड्रॉ कर लिए थे, उस पर कोई टीडीएस नहीं होगा क्योंकि प्रोविजन ही नहीं आया। अब मैं जाके 5 लाख विड्रॉ करूंगा तो अब 5 लाख पे ही टीडीएस होगा, 5 लाख पे 2% की रेट से टीडीएस हो जाएगा। और एग्जांपल 3 कैन बी समथिंग लाइक दिस कि पहले मैंने 1 सितंबर 19 के पहले विड्रॉवल जो किया था वो एग्जैक्टली से 1 करोड़ किया था, तो बहुत ही बढ़िया। बाद के जो भी 1 रुपया भी विड्रॉ करूंगा तो उस पर मेरे को टीडीएस अट्रैक्ट होगा अंडर दिस सेक्शन 194N। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके साथ हमारे छोटे सेक्शंस सारे हो जाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड सेगमेंट व्हिच डील्स विद द बिगर सेक्शंस ऑफ द टीडीएस। नाउ द सेकंड सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 192। एज पर दिस सेक्शन 192 इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करे। सेक्शन 192 इज द प्रीमियर सेक्शन। इट सेज हु इज द डिडक्टर? द डिडक्टर इज एनी असेसी। हालांकि प्रैक्टिकली इट इज द एम्प्लॉयर हु मे बी अ रेसिडेंट और मे बी अ नॉन रेसिडेंट। एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करता है, एंड एम्प्लॉय कैन अगेन बी अ रेसिडेंट एंड अ नॉन रेसिडेंट, एनीबडी, तो एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, नेचर ऑफ पेमेंट इज एनी सम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो पैसा दे रहा है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल है। तब
यह सेक्शन 192 ट्रिगर होता है। 192 की सबसे खास बात यह है कि एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी ये रहती है कि वो एम्प्लॉय का न केवल सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करे बल्कि सारी इनकम पर जो भी टैक्स बनता है वो डिडक्ट कर ले। बेसिकली एम्प्लॉय का 100% इनकम टैक्स का कंप्लायंस एम्प्लॉयर कर दे। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो सैलरी देते समय एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की अदर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम वगैरह पर भी टीडीएस काट लेगा। इनफैक्ट एम्प्लॉयर एक डिक्लेरेशन लेगा एम्प्लॉय से कि उसकी अदर इनकम क्या है, उस पर क्या टैक्स बनता है, क्या डिडक्शंस एम्प्लॉय क्लेम करेगा, वो सबको कंसीडर करते हुए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का सारी इनकम पर जो भी टैक्स बनता है माइनस जो उन पे ऑलरेडी टीडीएस हो जाएगा वो सब डिडक्ट करके फाइनली जो टैक्स बनता है वो एम्प्लॉयर को डिडक्ट करने की ऑब्लिगेशन है। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयर को जो टैक्स काटना है उसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो कोई स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स नहीं है, वो है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एम्प्लॉय की ऑल अदर इनकम, उसके डिडक्शंस और टैक्स वगैरह सबको कंसीडर करते हुए फाइनली जो टैक्स बनता है उस रेट पर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का टीडीएस काटना है, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। तो ये बेसिक फिलोसॉफी है इस प्रोविजन की। टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो एम्प्लॉयर जब भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करे उस समय टीडीएस काटना है, नॉट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। और एक टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पर टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो कुल मिला के ये प्रपोजिशन है जो अपने सामने है। सेक्शन 192 एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस ऑन एनी पेमेंट टू द एम्प्लॉय एंड इनफैक्ट नॉट ओनली पेमेंट टू द एम्प्लॉय बल्कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर सैलरी दे रहा है तो एम्प्लॉय का 100% इनकम टैक्स कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर पर ही है। एम्प्लॉयर को ही सारा कंप्लायंस इन द सेंस ऑफ टैक्स पेमेंट सारा कंप्लायंस उसको करना है। अब ये तो सेक्शन 192 का बेसिक थीम हो गया। यहाँ पर एक दो बातें और इंपॉर्टेंट हैं। वन ऑफ द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर एक व्यक्ति एक साथ दो जगह जॉब में है, साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट में है, तो ही कैन सिलेक्ट द एम्प्लॉयर। वो पार्ट टाइम जॉब करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह और पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करता है, तो अब क्या वो अपने एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर ले। वो एम्प्लॉयर जो भी वो सिलेक्ट करता है वो एम्प्लॉयर उसका सारा टीडीएस कंप्लायंस करेंगे। दो में से एक ही एम्प्लॉयर को कंप्लायंस करना है। दैट इज द बेसिक थिंग। दूसरी बात यह है कि इफ वेयर द असेसी हैज हेल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर सम प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड नाउ ही लीव्स दैट जॉब एंड जॉइंस अनदर एम्प्लॉयर, दैट इज अगर उसने जॉब चेंज किया है, तो अगर असेसी ने एम्प्लॉय ने जॉब चेंज किया है तो ऐसी परिस्थिति में नए एम्प्लॉयर को वो सारी डिटेल्स दे देगा। पुराने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी उसको मिला है, जो भी सैलरी मिली है उसकी सब डिटेल्स दे देगा, जो भी टीडीएस हुआ है उसकी सब डिटेल्स दे देगा, और नए एम्प्लॉयर बचे हुए अमाउंट को बचे हुए समय में डिडक्ट करके जमा कर देंगे। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। फिर क्योंकि ये पूरा सारा कैलकुलेशन होता है एस्टीमेट पे, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से एक एस्टीमेट ले लेता है कि तुम्हारी अदर इनकम क्या होगी, उस पर कितना टैक्स डिडक्ट होगा, उसका डिडक्शंस क्या क्लेम करोगे, वो सब एस्टीमेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से ले लिए। एंड एस्टिमेशनल एरर्स हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसी महीने हो सकता है कि टीडीएस कम डिडक्ट हुआ, किसी और महीने हो सकता है कि टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हो गया, तो शॉर्टफॉल और एक्सेस पे ब्याज असेसी को नहीं लगेगा। एम्प्लॉय का मान लो इस महीने हमने कम टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो भी एम्प्लॉयर को ब्याज नहीं लगेगा, अगर ओवरऑल बेसिस पे सारा कंप्लायंस कर दिया गया है, साल भर में जितना टीडीएस काटना था उतना डिडक्ट कर लिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर और कोई ब्याज वगैरह एम्प्लॉयर डिडक्टर को नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन 192 हुआ। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 193। एज पर दिस सेक्शन 193 टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज शब्द की डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन में आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की गई हैं, या फिर वो सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस के द्वारा इशू की गई हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस के द्वारा जो इशू की गई सिक्योरिटीज हैं उस पर जब ब्याज दिया जा रहा है, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज इशू की और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्याज दे रही है, तो जब ब्याज दे रही है तो ब्याज देते समय गवर्नमेंट को टीडीएस डिडक्ट करना है। यहाँ वैसे लिखा है डिडक्टर इज एनी, बट प्रैक्टिकली डिडक्टर विल बी दी
यू कैन से द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, द इंस्टीट्यूशन जिसने सिक्योरिटीज इशू की है, जो ब्याज दे रही है। द पेयर इज द गवर्नमेंट, द पेई इज अ रेसिडेंट जिसको ब्याज मिल रहा है। रेसिडेंट इन्वेस्टर को जब ब्याज दिया जा रहा है तो उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। याद रखने की बात यह है कि ये जो रेट ऑफ टीडीएस है 10%, ये फ्लैट है एंड इट इज सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं देगा तो 20% की रेट पे टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड देन यहाँ पे पापा लिमिट है 5000, पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 5000 तक है तो टीडीएस नहीं होगा, 5000 से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस किया जाएगा। उसके अलावा एक आध एग्जम्पशन और दिया हुआ है जो यहाँ नहीं लिखा है, बट यू कैन जस्ट नोटिस इट सब्सिक्वेंटली, अगले पेजेस पे लिखा हुआ है इस नोट्स में। और वो ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब सिक्योरिटीज इशू करता है तो उस पर टीडीएस नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के केस में टीडीएस की बात बच जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में 2 ही सिक्योरिटीज है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बाहर हो गया, उस पर टीडीएस नहीं होगा। एक्सेप्ट सम एक नोटिफाइड सिक्योरिटीज हैं, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स। बाकी अदरवाइज बाकी सिक्योरिटीज के केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की गई जो ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज है, उस पर टीडीएस नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में भी ऐसा दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के केस में टीडीएस होगा, पर अगर वो सिक्योरिटी लिस्टेड है इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो फिर टीडीएस नहीं किया जाएगा। लिस्टेड इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म है तो टीडीएस नहीं किया जाएगा। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194A। यहां से मैं ऐसा कहूंगा कि टीडीएस के वॉवेल सेक्शंस चालू होते हैं, A, C, H, I, J। ये 5 वॉवेल्स हैं हमारे टीडीएस में। वैसे तो होते हैं राइट, AEOIU, बट यहाँ के जो वॉवेल्स हैं वो अलग हैं, और यहाँ के जो वॉवेल्स हैं ACHIJ। सो फर्स्ट सेक्शन इज A। अब 194A सेक्शन की बेसिक फिलोसॉफी है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो यहां पर जो टीडीएस होने की बात आती है वो है इंटरेस्ट पर ही, पर अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो सकता है। बैंक में सेविंग अकाउंट पे ब्याज हो सकता है, एफडी अकाउंट पे ब्याज हो सकता है, फिर आप बैंक को ब्याज दे रहे हो लोन पे, या फिर बैंक की बात छोड़ दे, हम प्राइवेट हमने किसी से लोन लिया है उसको ब्याज दे रहे हैं, कोई कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं उस पर ब्याज की बात आ सकती है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो सकते हैं उस पर ब्याज की बात आ सकती है। बेसिकली यहाँ पर सारे ब्याज कवर हो गए एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो 193 में कवर्ड है उसको छोड़कर बाकी सारे ब्याज पे टीडीएस 194A में किया जाएगा। अब यहाँ पर डिडक्टर के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बिग असेसी। बिग असेसी इज बेसिकली एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF एंड इंडिविजुअल HUF जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है अगर वो बिजनेसमैन है, या 50 लाख रुपए से ज्यादा है अगर वो प्रोफेशनल है। तो पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल HUF जो है, जैसे कंपनी, फर्म, AOP, BOI, इनको तो टीडीएस काटना ही है। इंडिविजुअल HUF को भी टीडीएस काटना है अगर उस इंडिविजुअल HUF का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। बिजनेस के केस में 1 करोड़, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से, और वो भी पिछले साल का, करंट ईयर का नहीं। तो बिग असेसी के केस में ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा 194A। बिग असेसी डिडक्टर है जो ब्याज दे रहा है, बोरोअर है हम कह सकते हैं। यह व्यक्ति ब्याज दे रहा है ऐसे व्यक्ति को जो रेसिडेंट है। तो मैंने किसी रेसिडेंट को ब्याज पे किया, अगर मैं बिग असेसी हूं, मैंने किसी रेसिडेंट को ब्याज पे किया, मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। सेक्शन इज 194A। मैं टीडीएस काटूंगा एट द रेट ऑफ 10% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20% की रेट पे टीडीएस काट लिया जाएगा। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर कोई मुआवजा दिया जाता है, मोटर एक्सीडेंट के केस में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर कोई मुआवजा दिया जाता है तो उस मुआवजे पे जो ब्याज दिया जा रहा है, MACT का ब्याज, उस ब्याज पे टीडीएस डिडक्ट होने की बात आती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। उसके अलावा कुछ एग्जम्पशंस हैं। बेसिकली इस सेक्शन में जो एग्जम्पशन पापा लिमिट हम कहेंगे तो वो 5000 है। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 5000 तक है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 5000 से ज्यादा का ब्याज का पेमेंट है टू अ पर्सन तो टीडीएस काटने की बात आएगी, सब्जेक्ट टू अदर पैरामीटर्स लाइक द डिडक्टर शुड बी अ बिग असेसी, द डिडक्टी शुड बी अ रेसिडेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा बैंक, एफडी और आरडी इंटरेस्ट के केस में
भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है, वो मैं आपको बहुत अच्छे समझा देता हूँ। तीसरा पहले एग्जाम्पशन में पढ़ देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, और वो है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का जो एग्जाम्पशन है वो कुछ इस प्रकार से है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अगर ब्याज अवॉर्ड करती है तो उस ब्याज पे 50,000 तक का ब्याज है पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर, तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 50,000 से ज्यादा का ब्याज है तो टीडीएस काटा जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जो बैंक रिलेटेड है वो मैंने इस तरह से समराइज कुछ किया है, वो मैं आपको बतला देता हूँ। बैंक रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है। अगर बैंक को ब्याज रिसीव होता है, मतलब हम बैंक को ब्याज पे कर रहे हैं, हमने बैंक से लोन लिया है, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, टर्म लोन, हम बैंक को ब्याज का पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम बैंक को ब्याज का पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक का टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। पर अगर बैंक हमको ब्याज का पेमेंट कर रही है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो टाइम डिपॉजिट पर ब्याज पे कर रही है या डिमांड डिपॉजिट पे। अगर वो डिमांड डिपॉजिट है, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट पे ब्याज है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। बैंक ब्याज पे कर रही है टू अ डिपॉजिटर, सेविंग बैंक अकाउंट पे ब्याज है, तो फिर उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ब्याज का अमाउंट कितना भी हो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। पर अगर टाइम डिपॉजिट है, एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, तो उसमें ब्याज पे टीडीएस की बात आती है। रूटीन कोर्स में एफडी और आरडी पे ब्याज 40,000 तक का है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 40,000 से ऊपर का ब्याज है तो टीडीएस काटा जाएगा। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर, बैंक में मेरी जितनी भी एफडी हैं उन सबका टोटल ब्याज अगर 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। 40,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। पर अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो वहां पर 40,000 की जगह हम लिमिट लेंगे 50,000, तो 50,000 तक का ब्याज है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, अदरवाइज टीडीएस काटा जाएगा। कुल मिला के बैंकिंग बिजनेस में ब्याज पे टीडीएस तभी आता है जब बैंक ब्याज पे कर रही है। ये जो ब्याज बैंक पे कर रही है ये टाइम डिपॉजिट्स पर पे कर रही है, एफडी एंड आरडी, और ये जो ब्याज का अमाउंट है टू अ पर्सन इन अ ईयर ये 40,000 रुपए से ज्यादा है। सीनियर सिटीजन में 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस की बात आती है। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। बैंक ने ब्याज दिया, एफडी आरडी पे ब्याज दिया, और साल का टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है, तभी जाके टीडीएस की बात आती है। अब ये एक छोटी सी बात ये है कि ये जो लिमिट है 40,000 या 50,000 की, ये क्या पर एफडी देखी जाएगी, पर ब्रांच देखी जाएगी, किस तरह से इसको देखा जाएगा? तो उसका आंसर बेसिक ये है कि इन द केस ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम, जहां पर एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग कोर बैंकिंग सिस्टम है, ऐसी परिस्थिति में ये जो लिमिट है ये पर बैंक देखी जाएगी। तो मेरी मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरी एफडी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितनी भी मेरी एफडी है, किसी एक ब्रांच में हो, मल्टीपल ब्रांच में हो, सबके ब्याज का टोटल अगर 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस की बात आती है। और अगर से टेक एन एग्जांपल कि मेरी कोई ऐसी बैंक में एफडी है जो नॉन कोर बैंकिंग सिस्टम है, मतलब जहां पे सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है, उनके केस में हमको हर एफडी को अलग करना है, हर ब्रांच को अलग करना है। रादर किसी भी ब्रांच में मेरा अगर इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस की बात आती है। तो कोर बैंकिंग में द लिमिट इज पर बैंक, अदर देन कोर बैंकिंग में द लिमिट इज पर ब्रांच। तो ये प्रिंसिपल हमको ध्यान रखने की बात है। अब ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया अपना। अब अगले सेक्शन पे हम चलते हैं, सेक्शन 194C। ठीक है, 194A जो अपन ने पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिडक्टर इज अ बिग असेसी, डिडक्टी इज अ रेसिडेंट, रेट ऑफ टीडीएस इज 10%, नेचर ऑफ पेमेंट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। 5,000 तक का इंटरेस्ट है टू अ पर्सन इन अ ईयर तो टीडीएस नहीं कटेगा, या फिर एमएससीटी के केस में 50,000 तक का इंटरेस्ट है टू अ पर्सन इन अ ईयर तो टीडीएस नहीं कटेगा। आप बैंक को जो ब्याज दोगे उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। आपको जो बैंक से ब्याज मिलेगा उसमें सिर्फ एफडी और आरडी, उसका एग्रीगेट इंटरेस्ट साल का टू अ पर्सन इन अ ईयर 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। ये सेक्शन अपन ने पढ़ा। अब अगला सेक्शन आता है 194C। एज पर दिस सेक्शन 194C, TDS is to be deducted on payment to contractors. Who is the deductor? A big assessee, person other than individual HUF,
और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए से ज्यादा है। बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा। अगर बिग असेसी कोई पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, तो फिर बिग असेसी को उस कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटना है। द डिडक्टर इज अ कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया। डिडक्टी जो है कॉन्ट्रैक्टर, इट इज अ रेसिडेंट, डिडक्टर इज अ बिग असेसी एंड नेचर ऑफ पेमेंट इज फॉर डूइंग एनी वर्क। वर्क शब्द की डेफिनेशन एक्ट में दी गई है, इंक्लूसिवली उन्होंने कहा है वर्क इंक्लूड्स टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज एंड एनी जॉब वर्क which is done as per the specification of the contractee but the raw material is purchased from the contractee। अगर ऐसा है तो इस सब पे टीडीएस किया जाएगा। मैं सिंपली ये कहता हूं कि दुनिया के सभी प्रकार के कार्य एक्सेप्ट सेल ऑफ गुड्स पर 194C में टीडीएस हो सकता है। 194C एक रेसिड्यूरी क्लॉज है, दुनिया के किसी भी प्रकार के कार्य एक्सेप्ट द सेल ऑफ गुड्स इज लायबल फॉर टीडीएस अंडर 194C। उसके अलावा टीडीएस का रेट है 1%। अगर पेई जिसको पेमेंट किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस होगा 1% पे, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस होगा 2% पे। ये भी एक ध्यान रखने की बात है। उसके बाद अगली बात आती है जो पेमेंट किया जाएगा, टीडीएस कब काटा जाएगा, तो लिखा हुआ है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सो दैट इज द टाइम जिस समय टीडीएस काटा जाएगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। फिर यहाँ पर जो पापा लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 1 लाख तक है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, पर अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है तो फिर टीडीएस काटा जाएगा। तो ये भी एक छोटी सी बात है जो यहाँ पर है। उसके अलावा 194C में एक एग्जम्पशन और दिया गया है और वो है इफ द पेमेंट इज मेड टू एन इंडिविजुअल एचयूएफ। मैंने किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट किया और पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, आई एम सॉरी, पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ एंड द पेमेंट इज मेड फॉर एनी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई पर्सनल वर्क के लिए अपन ने, मान लो घर के एसी का मेंटेनेंस है, उसके लिए अगर अपन ने पेमेंट किया है, पेमेंट इज मेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पसेस एंड द पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगला सेक्शन आता है 194H। इट इज अ सेक्शन जो डील करता है विद कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो यहाँ पर टीडीएस जो है कमीशन ब्रोकरेज पर होगा। हु इज द डिडक्टर? द डिडक्टर इज अ बिग असेसी, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टैक्स ऑडिट लिमिट से ज्यादा है। दैट इज इंडिविजुअल एचयूएफ में टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग ईयर का 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। बिजनेस के केस में 1 करोड़, प्रोफेशन के केस में 50 लाख। अगर कोई बिग असेसी पेमेंट करता है कमीशन और ब्रोकरेज का टू अ रेसिडेंट, तो प्रिंसिपल हु इज अ बिग असेसी अपने एजेंट को पेमेंट करता है ब्रोकरेज और कमीशन का एंड द एजेंट इज अ रेसिडेंट। तो ऐसी परिस्थिति में प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो अपने एजेंट का टीडीएस डिडक्ट करे और टीडीएस डिडक्ट करे एट द रेट ऑफ 5%। दिस रेट ऑफ 5% इज फ्लैट सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो आप 20% की रेट पे टीडीएस डिडक्ट कर लेना। टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर एंड पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 15,000 रुपए तक है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो इस सेक्शन की जो लिमिट है वो 15,000 है। 15,000 तक का पेमेंट है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कमीशन ब्रोकरेज जब भी आता है पापा लिमिट 15,000 है, रेट ऑफ टीडीएस 5% है। 2-3 सेक्शन है, 194D है इंश्योरेंस कमीशन का, 194G है लॉटरी कमीशन का एंड इट इज ऑलवेज 5% एंड 15,000 की लिमिट है। उसके अलावा शेयर खरीदने बेचने पर, शेयर इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स खरीदने बेचने पर जो ब्रोकरेज लगती है उस पर टीडीएस नहीं किया जाएगा। शेयर खरीदने बेचने पर जो भी ब्रोकरेज लगी इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर एनी सेक्शन रादर। अब आता है अगला सेक्शन 194I। 194I डील करता है विथ रेंट। हु इज द डिडक्टर? द डिडक्टर इज अ बिग असेसी। डिडक्टर जो कि एक बिग असेसी है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ
जिसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो डिडक्टर जो कि एक बिग असेसी है, वो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है रेंट का। इट कैन बी अ रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, व्हीकल, कोई भी टेंजिबल असेट के लिए रेंट पे किया। तो बिग असेसी किराएदार, टेनेंट ने अपने लैंडलॉर्ड को, जिससे उसने मकान या ऑफिस, गोडाउन या जमीन या मोटर कार या कोई भी मतलब टेंजिबल असेट, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है, किराए पर लिया। तो टेनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट कर रहा है। टेनेंट इज अ बिग असेसी, लैंडलॉर्ड इज अ रेसिडेंट, तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। टेनेंट की जिम्मेदारी है कि वो लैंडलॉर्ड का टीडीएस डिडक्ट करे एट द रेट ऑफ 10%, पर अगर ये प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 2%। एंड देन दिस रेट इज फ्लैट, इसमें सरचार्जेस नहीं जुड़ेगा। एंड दिस रेट इज सब्जेक्ट टू 206AA, सामने वाला पैन नहीं दे तो टीडीएस काटो एट दिस रेट और 20% विच एवर इज हायर। टीडीएस काटा जाएगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे। एंड यहाँ की जो पापा लिमिट है वो है 2,40,000। 2,40,000 तक का रेंट है टू अ पर्सन इन अ ईयर, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। उससे ज्यादा रेंट है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और ये 2,40,000 की जो लिमिट है ये एग्रीगेट पेमेंट से टू अ पर्सन, मतलब जैसे मैंने बिल्डिंग भी किराए पर ली और फर्नीचर भी किराए पर लिया एक ही व्यक्ति से, तो दोनों का मिलाकर रेंट उस व्यक्ति को 240 से ज्यादा है तो मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि बिल्डिंग का रेंट 240 अलग है और फर्नीचर का रेंट 240 अलग है, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा व्हाटएवर जो भी मैंने उससे किराए पर लिया है, सबका मिलाकर रेंट अगर मैं उस व्यक्ति को दे रहा हूँ 2,40,000 से ज्यादा, तो मुझे फिर पूरे अमाउंट पे उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगला सेक्शन आता है 194IB। अब ये जो सेक्शन है 194IB, ये काफी कुछ मिलता जुलता सेक्शन है 194M जैसा। 194M हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, और उस सेक्शन में ये दिया हुआ था कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो बिग असेसी नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर टैक्स ऑडिट लिमिट से ज्यादा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब पेमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या इंटरेस्ट का पेमेंट या कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट, 3-4 नाम वहां लिखे हुए थे, 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करता है, तो फिर टीडीएस काटने की बात आती है। दैट वाज द सेक्शन 194M। अब ये जो सेक्शन है 194IB, ये डील करता है विथ रेंट। इंडिविजुअल एचयूएफ, ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194I में कवर नहीं होता है, मतलब ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज नॉट अ बिग असेसी, जिसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है, वो 194I में नहीं कवर होता है, तो यहां कवर हो जाएगा। एज पर दिस सेक्शन 194IB, इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194I में नहीं कवर होता है, अगर वो रेंट पे करता है, रेंट केवल लैंड और बिल्डिंग का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो इंडिविजुअल एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट असेसी नहीं है, वो व्यक्ति अगर लैंड और बिल्डिंग का रेंट पे करता है टू अ रेसिडेंट, तो ऐसी परिस्थिति में टेनेंट को लैंडलॉर्ड का टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। यहाँ पर रेट 5% है, 5% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206AA। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किराएदार मकान मालिक का टीडीएस तब काटेगा जब मंथली रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है। मंथली रेंट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। मंथली रेंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो फिर टीडीएस काटा जाएगा। और टीडीएस भी हर महीने नहीं काटा जाएगा। टीडीएस कब काटा जाएगा? नॉट एट द टाइम ऑफ एवरी मंथ। टीडीएस काटा जाएगा साल में एक बार, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर ऑफ द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। मार्च के महीने का रेंट पे कर दिया या अक्रू कर दिया, विच एवर इज अर्लियर, उस समय साल भर के पेमेंट पे टीडीएस काटा जाएगा। और अगर मान लो किराएदार उससे पहले ही दिसंबर में मकान छोड़ देता है तो टीडीएस काटा जाएगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। किराएदारी के आखिरी महीने का जो रेंट है वो देते देते टीडीएस काटा जाएगा। साल भर के अमाउंट पे उस समय टीडीएस काट लिया जाएगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। साल में एक बार कंप्लायंस करना है। और यहाँ भी डिडक्टर जो है वो रेगुलरली टीडीएस तो नहीं काटता होगा, बिग असेसी नहीं है, उसको टीडीएस का कंप्लायंस करने में दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर टैन या टीडी कैन की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा 194IA में भी है जो अपन पढ़ रहे हैं, 194IA में भी है। 194IA अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, इट डील्स विद परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदो या किराए पे लो, उसके सेक्शन है 194IA IB। 194IA कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो 50 लाख से ऊपर तो किराए तो बायर सेलर का TDS काटेगा एट द रेट ऑफ 1%। 194IB कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर लो, 50,000 से ऊपर का मंथली रेंट है तो टेनेंट लैंडलॉर्ड का TDS डिडक्ट करेगा। सो दैट इज द आइडिया, इसलिए सेक्शन कहीं ना कहीं आसपास हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है 194J। ये सेक्शन डील करता है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज से। बेसिकली ये सेक्शन 5 चीजों से डील करता है और वो 5 चीजें हैं: फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एनी पेमेंट फॉर रॉयल्टी, एंटी कॉम्पिटिटिव फीस कवर्ड अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 5 है, एंड डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, ऐसा डायरेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट में है तो फिर वो तो 194J में जाने की जगह 192 में जाएगा। एम्प्लॉय है तो सैलरी हो जाएगा, 192 में जाएगा, पर अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो 194J की बात आएगी। तो यहाँ पर ये 5 तरह के पेमेंट कवर होते हैं: प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, then it is anti-competitive fees covered under section 28 clause 5A, directors remuneration not covered under section 192, and not only directors remuneration but directors commission, bonus, remuneration सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब डिडक्टर कौन है? डिडक्टर क्लाइंट है। जैसे प्रोफेशनल फीस के केस में क्लाइंट इज अ बिग असेसी। बिग असेसी मतलब एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF और इंडिविजुअल HUF जिसका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से ज्यादा है इन द केस ऑफ अ बिजनेस, या 50 लाख से ज्यादा है इन द केस ऑफ अ प्रोफेशन। डिडक्टर ने पेमेंट किया इन 5 में से कोई, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस एक्सेट्रा, इनमें से कोई पेमेंट किया टू अ रेसिडेंट, तो डिडक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डिडक्टी का TDS डिडक्ट करे एट द रेट ऑफ 10%। और अगर ये पेमेंट फॉर टू अ कॉल सेंटर है, पेमेंट टू अ कॉल सेंटर है, तो फिर TDS काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 2%। ये जो भी रेट है 2% या 10%, ये रेट फ्लैट है, सब्जेक्ट टू 2060 है, ए है, सामने वाला पैन नहीं देता है तो TDS काटोगे गिवन रेट और 20% विच एवर इज हायर पे। TDS काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ की पापा लिमिट है 30,000। अब ये बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर 5 पेमेंट कवर होते हैं, 4 पेमेंट के लिए पापा लिमिट है, मतलब प्रोफेशनल फीस अप टू 30,000 नो TDS शुड बी डिडक्टेड, टेक्निकल फीस अप टू 30,000 नो TDS शुड बी डिडक्टेड, रॉयल्टी अप टू 30,000 नो TDS शुड बी डिडक्टेड, एंटी कॉम्पिटिटिव फीस अप टू 30,000 नो TDS शुड बी डिडक्टेड। और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन में कोई पापा लिमिट नहीं है, तो वहाँ 1 रुपये का भी पेमेंट है तो TDS काटा जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि जब आप रेंट वाले प्रोविजन से इसको कंपेयर करते हैं, रेंट में क्या है कि 2,40,000 की पापा लिमिट है और वहाँ पे एग्रीगेट है, मतलब मैंने एक व्यक्ति को बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों का रेंट दिया, तो दोनों का रेंट मिला के 2,40,000 देखा जाएगा। जबकि यहाँ ऐसा है कि मैंने एक ही व्यक्ति को रॉयल्टी का भी पेमेंट किया और प्रोफेशनल फीस का भी पेमेंट किया, तो रॉयल्टी के लिए अलग 30,000 की लिमिट है, प्रोफेशनल फीस के लिए अलग 30,000 की लिमिट है। यहाँ ऐसा है, ये मैं बता देता हूँ, वहाँ वैसा था वो भी बता दिया। आपकी जिम्मेदारी ये है कि इसको याद रखना है। दूसरी और अगली बात यह है कि 194J में द पेमेंट made by individual HUF, if the payment is made by individual HUF and the payment is made exclusively for personal purposes, तो ऐसी परिस्थिति में TDS नहीं काटा जाएगा, पर्सनल पेमेंट्स पे TDS नहीं होगा। ऐसा 194C में भी था, 194J में भी है। एक और बात बता देता हूँ कि सर्विस टैक्स कंपोनेंट पे TDS होगा क्या, तो मैं आपको क्लियर कट बात बता देता हूँ। 194I इसमें एक क्लियर कट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2008, जो कहता है सर्विस टैक्स या GST कंपोनेंट पे TDS नहीं होगा। तो मान लीजिए रेंट के साथ GST भी है तो GST कंपोनेंट पे TDS नहीं होगा। जबकि 194C और 194J में भी एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2014। एज पर द सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2014 इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि अगर बिल में अलग से सर्विस टैक्स का कंपोनेंट या GST का कंपोनेंट लिखा है तो उसके ऊपर TDS नहीं होगा, पर अगर बिल में अलग से यह अमाउंट मेंशन नहीं है तो फिर उस पर TDS किया जाएगा।
अगर बिल एक्सक्लूसिव है, मतलब एक्सक्लूसिव है मतलब अलग से जीएसटी सर्विस टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अब तो जीएसटी कहना चाहिए, तो अलग से जीएसटी लिखा हुआ है तो फिर उस कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं होगा। पर अगर इंक्लूसिव बिलिंग है, कंपोनेंट अलग से नहीं लिखा हुआ है, तो फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस किया जाएगा। तो ये सर्कुलर्स हैं इस दोनों सेक्शंस के रिस्पेक्ट में। अगला और आखिरी सेक्शन जो इस चैप्टर का है वो है 195। ये सेक्शन को मैं क्रोसिन सेक्शन कहता हूँ। इसकी फिलॉसॉफी ये है कि कोई भी पेमेंट नॉन रेसिडेंट को है, इट इज सब्जेक्ट टू द सेक्शन 195। एनी पर्सन, he may be a big assessee or a small assessee, he makes a payment to non-resident which is chargeable to tax in India। तो किसी व्यक्ति ने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, ऐसा अमाउंट जो नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है। उसने रेंट पे किया, कमीशन पे किया, ब्रोकरेज पे किया, उसने प्रोफेशनल फीस पे की, टेक्निकल फीस पे की, गुड्स खरीदे उसका पेमेंट किया, कोई भी तरह का पेमेंट है, पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट, एनी सम it may be, but it should be taxable in India under the Indian Income Tax Act. It should fall within the scope of Indian Income Tax Act। तो अगर ये इंडिया में टैक्सेबल है, पेमेंट है नॉन रेसिडेंट को, तो इस व्यक्ति पेयर की जिम्मेदारी, मैंने नॉन रेसिडेंट को पे किया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काटूं प्रिस्क्राइब्ड रेट पे, प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। रिमेंबर इसमें क्या रेट बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया प्रिस्क्राइब्ड रेट पे मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा, प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड सैलरी का पेमेंट अगर नॉन रेसिडेंट को है तो उस पर इस सेक्शन में 195 में टीडीएस नहीं होगा, उस पर टीडीएस होगा अंडर सेक्शन 192। सैलरी पे टीडीएस 192 में ही हो जाता है, वहां पर एम्प्लॉय रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, हर केस में सैलरी पे टीडीएस होता है 192 में। तो ये अगला और आखिरी सेक्शन हो जाता है। इसके साथ हमारा टीडीएस चैप्टर रिवाइज हो जाता है। मेरा बस एक ही रिकमेंडेशन है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें एंड एटलीस्ट 3-4 बार देखें। 2-3 बार के बाद आप खुद रिपीट करने की कोशिश करें, साथ में कोशिश करें कि सब चीज़ें आपको अपने आप से याद रहें। दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। फ्यूचर में मोर रिविजन वीडियोज़ विल बी कमिंग अप। थैंक यू वेरी मच।